सबसे पहले बात आरक्षण के सवाल की, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर गतिरोध फिर से तेजी पर है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने अपना झंडा बुलंद किया, लेकिन इस बार रास्ता आंदोलन का चुना गया। अभ्यर्थियों ने अलग अलग समूहों में अलग अलग मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। मुद्दे की बात यह है कि सूबे में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों को लग रहा है कि इस प्रदर्शन से वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन क्या इससे बात बनेगी, ये इस रिपोर्ट में देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर फिर विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। भर्ती में आरक्षण को लेकर लगाए गड़बड़ी के आरोप। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विरोध के क्या है मायने? लखनऊ में एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखने को मिला, जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के सामने अपनी मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भर्ती मामले में गड़बड़ी के आरोप लगाए। शिक्षा निदेशालय के बाहर हुए प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने 3 अलग अलग समूहों में अपनी 3 अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के एक समूह का सरकार पर आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी और एससी आरक्षण में गड़बड़ी की गई है और ओबीसी और एससी सीटों पर सही कैंडिडेट्स का चयन नहीं किया गया। इनका आरोप है कि सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का भी 1.5 महीने से जवाब नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। एससी वर्ग को भी शिक्षक भर्ती में 21% आरक्षण नहीं दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने 29 अप्रैल को सरकार को अंतरिम रिपोर्ट भेजी है, लेकिन सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट का पिछले 1.5 महीने से जवाब नहीं दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5,844 शिक्षक सीट पर खेल किया गया। हम लोग 69,000 भर्ती को लेके जो आरक्षण के संबंध में अनियमितता हुई है उसके संबंध में यहाँ कई बार आ चुके हैं, कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, मंत्री जी और अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। वहीं इस मामले में अभ्यर्थियों के 2 और अलग अलग समूह भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा समूह जहां 22,000 खाली पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहा है, तो वहीं तीसरा समूह 97,000 नई भर्ती निकालने की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरे समूह की मांग है कि पहली भर्ती में खाली 22,000 पदों पर नियुक्ति की जाए। योगी सरकार की पहली भर्ती में 22,000 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में पास अभ्यर्थी पर्याप्त हैं, इसीलिए 22,000 पदों को भरा जाए। निदेशालय पर ये अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है और एक हम ताज़ा जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि एक तरफ जहां ओबीसी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी ओर जनरल के भी अभ्यर्थी शामिल हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती है इसमें 22,000 जो योगी सरकार में पहली भर्ती आई थी 68,500 पदों की, उसके पदों को भी जोड़ा जाए। वहीं तीसरे समूह की मांग है कि सरकार को 97,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन निकालना चाहिए। सरकार 97,000 शिक्षकों की एक और भर्ती निकाले। 10 लाख लोग टीईटी और सीटीईटी पास कर ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। ये 10 लाख लोग शिक्षक भर्ती की पात्रता को पूरी करते हैं। सरकार को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालना चाहिए। आचार संहिता लागू होने से पहले ये विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थियों को हम देख रहे हैं इसमें 3 कैटेगरी है। एक तरफ ये अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, प्रदेश में बड़ी संख्या में डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं, टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए नई भर्ती आए। दूसरे वो अभ्यर्थी हम देख पा रहे हैं जहां पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर विवाद है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया शिक्षक भर्ती में। साफ है कि प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये ऐसा वक्त है जब प्रदर्शन के जरिए सरकार को दबाव में लाया जा सकता है। इसी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों समेत तमाम दूसरे अभ्यर्थी समूह भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं ताकि उनकी मांगे जल्द पूरी हो जाएं और कहीं चुनाव की वजह से उनकी भर्ती फिर से बीच में ही ना अटक जाए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात तबाही के 3 यमदूतों की, यानी कि बर्फ, बारिश और बाढ़।
क्योंकि इस वक्त पहाड़ों से मैदान तक आफत ही आफत है, जैसे मानो आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही हो। क्योंकि जहां पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है तो कई पहाड़ भूस्खलन से टूट रहे हैं, वहीं लगातार हो रही बारिश से राप्ती, गंगा, कोसी और शारदा जैसी नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन आफत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर मौसम विभाग की चेतावनी लोगों में दहशत पैदा कर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में बारिश भारी, नदियों में उफान, मुश्किल में इंसान, याद आए भगवान। श्रावस्ती में राप्ती का कटान, गाजीपुर में गंगा का खतरे वाला निशान, सीतापुर में टूट गए बांध। पानी जब आपे से बाहर होता है तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है बिजनौर। यहाँ बाढ़ का कहर दर्जन भर गांव के लिए मुसीबत बन गया है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। बिजनौर को मेरठ से जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गई। जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। वहीं इन सब के बीच गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही। पिछले एक हफ्ते में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा है और अब घंटे दर घंटे ये बढ़ोतरी जारी है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग के द्वारा प्रतिदिन गंगा के रफ्तार को नापने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गंगा के बढ़ोतरी की, क्योंकि अगर यूपी के 16 जनपदों में लगातार गंगा उफान पर चल रही है, तो उसका असर कहीं न कहीं गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से बैराजों में पानी इतना ज्यादा हो गया कि इसे छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। लेकिन बैराज से छोड़ा गया पानी सीतापुर के 1.5 दर्जन गांव के लिए जी का जंजाल बना है। गांव वाले इस अनदेखी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि प्रशासन ने वक्त रहते सुध नहीं ली, जिसकी कीमत अब हजारों गांव वाले चुका रहे। बार बार अधिकारियों से कहने के बावजूद उन्होंने बसंतापुर बांध तटबंध के बराबर पोलोपुरवा का बांध नहीं बनाया, जिससे कि आज अभी जो है पोलोपुरवा का जो बांध था वो फट गया है। श्रावस्ती में राप्ती का कटान लोगों पर कहर बनकर टूट रहा, क्योंकि बारिश के मौसम में राप्ती हर साल तांडव मचाती है, जिससे दर्जनों गांव पानी में डूब जाते हैं। और अब राप्ती में हो रहा कटान आने वाले बाढ़ का ट्रेलर है, जिसे देख गांव वाले दहशत में हैं। गांव की बदहाल तस्वीर के बीच तालाब में तब्दील हो चुकी बलिया की इस तस्वीर को देखिए, जहां 2 दिन की बारिश में पुलिस लाइन समेत पूरे शहर की शक्ल बिगड़ गई। हालात ये हैं कि पुलिस लाइन में फरियादी तो फरियादी, पुलिस कर्मियों को भी अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर निकलना पड़ रहा। यूपी के ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश हो रही और वाराणसी जैसे जिलों में तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। कुछ लोगों के लिए ये मजा है, लेकिन नदियों के किनारे रहने वालों के लिए किसी सजा से कम नहीं, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन ने घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों, नाविकों और आने वाले श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की हिदायत दी है, क्योंकि गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर तक पहुंच गया है। जल हमेशा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ रहा है। जल बढ़ाव पे है, जलकुंभी वगैरह भी जा रही हैं। कटान थोड़ा बहुत होता है, जब जल बढ़ता है तो थोड़ी कटान हो ही जाती है। तो बाकी हम लोग भी अब जैसे ही गंगा मैया बढ़ती जाती है, हम भी अपने पीछे होते जाते हैं, अपने सर सामान वगैरह जो व्यवस्थाएं हैं पब्लिक के लिए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में सीजन की पहली बारिश ने चुकुम गांव की परेशानी बढ़ा दी। यहाँ रहने वाले लोगों को बाजार जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और अब लोगों की मजबूरी अपनी जान को मुश्किल में डालकर नदी को पार करने की है। वहीं पहाड़ों पर बारिश से लैंडस्लाइड शुरू हो गया है। मंगलवार को पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा ढह गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त हाईवे पर कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जहां मैदानी इलाकों में बारिश हो रही, वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी भी। बर्फ की मोटी मोटी चादर फैल गई है। बर्फ के नीचे दबे मकानों की ये तस्वीर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों की है। हो सकता है किसी को ये दिलकश नजारा लगे, लेकिन जिन लोगों के मकान बर्फबारी में दब गए, उनके लिए ये पहाड़ जैसी मुसीबत है जो कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात तीसरी लहर के कहर की, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की जो चेतावनी अब तक वैज्ञानिक दे रहे थे, आईआईटी कानपुर ने उसकी तारीख बता दी है और साफ कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर तय है। ये बात सुनकर हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। सावधान, आने वाली है तीसरी लहर। वैज्ञानिकों की बात सुनो ना, अक्टूबर में फिर पीक पर होगा कोरोना। कोरोना की थर्ड वेव कैसे होगी इस बार जिंदगी से? तो क्या कोरोना की तीसरी लहर अटल है, जिसे कोई नहीं टाल सकता? जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी तक हमें यह नहीं पता है कि हर्ड इम्यूनिटी आई है नहीं आई है, तो तीसरी वेव आने की संभावना पूरी तरह है। ये बात सुनकर हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च कुछ ऐसा ही इशारा करती है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने अपने गणितीय मॉडल के जरिए कोरोना की तीसरी लहर की पूरी कहानी साफ कर दी। आजकल तीसरी वेव को लेकर हर जगह अनेक तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं, तो हमने भी एक गणितीय मॉडल के आधार पर एक आकलन किया है। इस मॉडल को SIR मॉडल कहते हैं। आईआईटी के वैज्ञानिकों का यह दावा इसलिए भी बड़ा है कि वैज्ञानिक लगातार तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बता रहे, पर अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने यह नहीं बताया कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। लेकिन आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कोरोना की तीसरी लहर की डेट भी फाइनल कर दी है। हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को। तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी को उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। वैज्ञानिक थ्योरी के मुताबिक जुलाई में पूरा देश अनलॉक हो जाएगा, जो कोरोना की तीसरी लहर के लिए बेहद निर्णायक होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। पहला पहलू यह है कि सितंबर से स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी और अक्टूबर में स्थिति और ज्यादा भयावह होगी। दूसरा पहलू कहता है कि अगर कोरोना तीसरी लहर में बदले म्यूटेंट के साथ आता है और लोग सावधानी भी नहीं बरतते, तो इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरा पहलू यह है कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं, मास्क लगाने के साथ वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीसरी लहर का पीक नवंबर तक आएगा। मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बेहद खतरनाक है। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या कैसे भी तीसरी लहर को नहीं टाला जा सकता? तो एक जवाब है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है, और ये सिर्फ लोगों पर ही निर्भर है। क्योंकि लोग जितनी सावधानी बरतेंगे, जितना ज्यादा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, खतरा उतना डीले होगा, और जितना डीले होगा उतना ही लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे। क्योंकि जिन देशों में वैक्सीन ज्यादातर आबादी को लगाई जा चुकी, उन देशों ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। लेकिन हमारे सामने सवाल कोरोना पर जीत का नहीं, तीसरी लहर के खतरे का है, जिसे हम रोक पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक थी, इसकी भयावहता हम और आप सब देख चुके हैं। शायद इसीलिए देश के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बरती गई लापरवाही आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। आईआईटी ने जो गणितीय मॉडल पेश किया है, वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि अगर आप लापरवाही यूं ही बरतते रहेंगे, तो अक्टूबर नहीं बल्कि सितंबर में ही कोरोना की थर्ड वेव का पीक आ जाएगा और आप और हम पर
बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ेगा। इसलिए सतर्क रहिए और कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते रहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात पंचायत की लड़ाई की, जो सियासी दलों की आन पर आ गई है, क्योंकि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर 3 जुलाई को मतदान है। लेकिन सपा और भाजपा में इस जंग को लेकर गजब का घमासान है और यही वजह है कि दोनों ही दलों ने जीत के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं राजनीति के दिग्गज इसे 2022 से पहले का सेमीफाइनल बता रहे हैं। पंचायत की लड़ाई, विधानसभा की चढ़ाई। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुख के लिए सियासी जंग। सपा भाजपा में कांटे की टक्कर, कौन जीतेगा सत्ता का सेमीफाइनल। चुनाव यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा। हर कोई पूछता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि जानकार इसे सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे, तो सियासी दल इसे विधानसभा चुनाव से पहले की आखिरी लड़ाई मान रहे, क्योंकि यहां जिसने भी बाजी मार ली वो विधानसभा चुनाव में एज ले सकता है। यही वजह है कि यूपी की 75 जिला पंचायत सीटों और 826 ब्लॉक प्रमुखों के लिए सपा और भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि 3 जुलाई को मतदान होंगे और उसी दिन फैसला हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल इस कवायद में है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी के लोग बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कम से कम 65 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर अपने लोगों को बैठाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जो निर्दलीय है उनका भी सहारा लिया जा रहा है, उन्हें अपने साथ लाने की सारी कोशिशें की जा रही है। पंचायत चुनाव के पहली जंग में जिस तरह से सपा को बम्पर जीत मिली, उससे सपा 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पुरानी गलती इस बार दोहराने के मूड में नहीं, वो हर दांव सोच समझ कर चल रही। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार को उतारा जा रहा। दूसरी तरफ सपा आरोप लगा रही कि भाजपा जीत के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति को अपना रही। दरअसल सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के फार्म हाउस पर जो बुलडोजर चला, उससे समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव से जोड़कर देखती है। नहीं, हमारी संख्या तो ऑलरेडी 13 हमारे सदस्य हैं, प्लस निर्दलीय का ही है, और जो है बसपा के भी जो है कुछ नेता हैं जिन्होंने समर्थन देने के लिए आश्वासन दिया है। तो हमारा जो है बहुमत आज के डेट में हम 26 से ज़्यादा आंकड़ा मेरा। मतलब सीधा और साफ है, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भले ही 3 जुलाई को हो, लेकिन रणनीति हर दिन हर पहर बन रही। इसमें भाजपा और सपा दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही। अब इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहें या फाइनल से पहले का आखिरी प्रैक्टिस मैच, दोनों ही दलों के लिए यह आखिरी मौका है, क्योंकि इस चुनाव के बाद यूपी की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। भले ही इस चुनाव में जिला पंचायत सदस्य वोट देंगे, लेकिन उनका वोट भी ये संदेश देगा कि यूपी की सियासी हवा किधर बह रही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोविड के केस कम होते ही फिर से प्रशासन का हंटर चलने लगा है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एटा के सपा नेता तक अवैध निर्माण के खिलाफ फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली इस कार्रवाई से एक बार फिर से भूमाफिया दहशत में हैं और वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया था। ग्रेटर नोएडा से एटा तक चला बुलडोजर, कहीं अवैध बिल्डिंग पर हुई कड़ी कार्रवाई, कहीं नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि कैसे कोरोना के केस कम होने के साथ ही प्रशासन की कार्रवाई का चाबुक भी चलने लगा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी की हैं, जहां पर नोएडा प्राधिकरण ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पर उन मकानों को तोड़ा जा रहा है
जिन्हें प्राधिकरण ने अवैध घोषित किया था। शाहबेरी के उन अवैध निर्माणों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसे उसने सील किया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा शाहबेरी है और यहाँ पर कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको प्राधिकरण ने सील किया है और उनको अब ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। दरअसल शाहबेरी में 2018 में हुए हादसे के बाद प्राधिकरण ने यहां बनी तमाम इमारतों की जांच IIT दिल्ली की टीम के साथ की थी। इस जांच में पाया गया कि शाहबेरी इलाके में बनी दर्जनों बिल्डिंग में खामियां हैं और ऐसे में इन इमारतों को सील कर अवैध घोषित कर दिया गया था। 17 जुलाई 2018 को शाहबेरी की 2 इमारतें गिरी थी। इस हादसे में 9 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। हादसे के बाद प्राधिकरण और प्रशासन की नींद टूटी थी। शाहबेरी के मकानों की जांच IIT दिल्ली की टीम से कराई गई थी। जांच में जो इमारतें फिट नहीं पाई गई उन्हें सील कर दिया गया था। जांच में अनफिट इमारतों को ध्वस्त करने का फरमान जारी हुआ था। ये वही इमारतें हैं जो जांच में बिल्कुल भी फिट नहीं पाई गई और अब इन बिल्डिंग पर कार्रवाई का हथौड़ा चल रहा है। प्राधिकरण के मजदूरों ने इन इमारतों की ऊपरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि यहां इस कार्रवाई से वो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं जिन्होंने बिल्डर के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से इन इमारतों में आशियाना खरीदा था और बिल्डिंग गिरने के बाद अब ये सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। प्राधिकरण का जो काम है वो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो यहाँ जनता रह रही है या जिन्होंने उस बिल्डिंग को परचेज कर लिया है, क्या उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है? हाँ जी।